नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। काव्य शास्त्र की इस कक्षा में आप सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं। मित्रों की जैसा कि आपको विदित ही है कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट सेट के लिए हमने काव्य शास्त्र की इन कक्षाओं का आगाज कर दिया है और शून्य से हम शनि शनि सारी कक्षाएं इसी प्रकार से YouTube के ऊपर लाने वाले हैं। और आप जितने भी मित्र तैयारी कर रहे हैं पूर्ण मनोयोग के साथ तैयारी करें। स्थापना दिवस पर आप सभी मित्रों के द्वारा जो शुभ संदेश हमें प्राप्त हुए हैं उन सब के लिए हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं और इस काव्य यात्रा में आप सभी साथ साथ जुड़े रहें। आज हम विशेष रूप से जो पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में हमने मित्रों काव्य शब्द के बारे में थोड़ी चर्चा की थी, फिर हमारे काव्य शास्त्र के जो प्रमुख आचार्य हैं मित्रों उनके ऊपर हमने चर्चा की थी और उसके साथ साथ काव्य के स्वरूप पर हमने थोड़ी बात की थी। काव्य के लक्षण का अर्थ भी काव्य के स्वरूप, उसके रूप या उसकी परिभाषा के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की कक्षा में आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं और निःशुल्क रूप से किए जाने वाले इस अभियान का आप प्रोत्साहन के रूप में जरूर उपयोग करें। इन कक्षाओं को देखने के साथ साथ आप अपने दायित्व के बोध का जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों। ये सारी कक्षाएं एक प्रकार से अगर आप देखें तो पेड कक्षाएं होती है, लेकिन उन कक्षाओं को मैं आपके लिए उदयपुर मेवाड़ से निरंतर प्रयासरत हूं। तो आपका केवल समर्थन चाहिए, आपका कमेंट चाहिए, शेयर और लाइक चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए और आप अपना जीवन बनाएं मित्रों। तो भिड़ते ही आप जरूर लाइक शेयर कर दें। काव्य शास्त्र रोचक अंदाज में हम पढ़ेंगे और प्रतिदिन हमारी ये कक्षाएं 1 बजे आती है। सुविचार गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है, इसलिए दोनों बातों पर हमें अमल करना चाहिए। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। काव्य शास्त्र की आज हमारी तीसरी कक्षा है और मुझे विश्वास है कि इन कक्षाओं का आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और कमेंट के माध्यम से ये आप मुझे बताएंगे भी सही, क्योंकि हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को लगभग पूरा करवा दिया मित्रों, है ना। और आप सब लोगों का अच्छा समर्थन मिला। मैं कोशिश करूंगा सेकंड ग्रेड के लिए अलग से ही एक प्लेलिस्ट बनाकर वो कक्षाएं और ये कक्षाएं और इसकी भी एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे, तो आप इन कक्षाओं को आराम से नियमित रूप से देख सकते हैं मित्रों। जब तक हम बात करते हैं काव्य की, क्योंकि हमें बात ही किसकी करनी है, काव्य की करनी है, और काव्य की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हमारे ध्यान में क्या आता है, कविता, है ना। कविता जिंदाबाद। तो कहीं न कहीं हमारे जहन में क्या आता है, कविता का ध्यान आता है यानी ऐसी पद्य रचना का ध्यान आता है जिसमें कहीं न कहीं लय हो, ताल हो, है ना, कहीं न कहीं छंदबद्ध रचना हो, अलंकार हो, ऐसी रचना का हमें ध्यान आता है। और इसी के लिए शब्द जो है वो साहित्य शब्द भी प्रचलित है। आज की कक्षा में हम इन साहित्य के लक्षणों के बारे में, स्वरूप के बारे में, उनकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है मित्रों, कवि शब्द का विश्लेषण हमने कल किया था, लेकिन भावावेश में संधि का जो नाम है वो कहीं न कहीं दिमाग में कुछ और चल रहा है और वहां पर पहले से हम लोगों ने यण संधि लिख लिया था, तो उसको जरा करेक्ट करें, है ना। बिल्कुल कहीं ऐसा आपके मन में ना हो कि सर पता नहीं को धन ई को यण कैसे बता रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं न कहीं होता है ना ऐसा कि दिमाग में कुछ और बात है और कहीं और बात कहीं लिखी जा रही है और बाद में ध्यान आता है। तो ऐसी ही एक त्रुटि हो गई कक्षा 2 में, तो उसको आप सुधार लें। कवि शब्द का जो संधि विच्छेद करेंगे, को धन ई करेंगे मित्रों, और को धन ई जब मिलता है तो अयादि संधि के हिसाब से कवि बनता है। और काव्य किसे कहते हैं मित्रों, तो कवि का जो कार्य या कर्म है, कवि का जो कार्य या कर्म है, बस कवि द्वारा जो रचना की जाती है मित्रों, वही क्या कहलाती है, काव्य कहलाती है। तो हम इस बात को अच्छे से समझ लें कि काव्य क्या है। काव्य कवि का कर्म है या कवि के द्वारा रची गई रचनाएं हैं, और कुछ भी नहीं है। पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से काव्य की परिभाषाओं को समझाया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें इस पर चर्चा करनी है, समझ के दृष्टिकोण से भी करनी है। इनको मैं प्रारंभिक कक्षा मान रहा हूं और इन प्रारंभिक कक्षाओं के बाद आप देखेंगे थोड़ा अच्छी गति के साथ, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपके सामने बाकी कक्षाएं, काव्य के प्रयोजन वगैरह, है ना, वो सब शॉर्ट में लाऊंगा। आज थोड़ा सा और विस्तार के साथ है। कल से कक्षाएं आपको बिल्कुल कंसाइज, संक्षिप्त मिलेगी।
है ना, कम समय में आपको पिन पॉइंटेड बातें मिलेगी। मैं पूरा किसी इतिहास में जाने वाला नहीं, मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में क्लास देने वाला हूं मित्रों। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो छंदबद्ध रचना है उसको हम काव्य या पद्य कहते हैं, ऐसा दिमाग में है? ठीक है, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये काव्य है, ये काव्य है। ठीक है ना, रहीमन असुआ नयन ढरी जीह दुख प्रकट करई, जाहि निखारे गेहते कसन भेद कह दई। ये काव्य है मित्रों। तो आप कहीं न कहीं हम इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जो छंदबद्ध रचना है वो पद्य या काव्य कहलाती है, और जो छंद रहित रचना है मित्रों वो कहीं न कहीं क्या कहलाएगी? गद्य कहलाएगी। ये मोटे तौर पर हमारे दिमाग में आता है। हाँ, ये अलग बात है कि छंद और अलंकारों की कारा से बाद में कविताओं को मुक्त कराने का कार्य निराला जी ने प्रारंभ किया है ना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी जब भी काव्य की बात करते हैं तो छंदबद्ध रचना का नाम ही काव्य है, और छंद रहित रचना का नाम ही क्या है? जो है गद्य है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। काव्य के लक्षण की जब बात करेंगे, लक्षण का अर्थ आपको बता दिया स्वरूप, यानी काव्य किसे कहते हैं इस बात को बताने का काम लक्षणों के द्वारा किया जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि काव्य की परिभाषा, क्या कह सकते हैं? परिभाषा। किसकी परिभाषा मित्रों? काव्य की परिभाषा। तो ये जो काव्य की परिभाषा है वही क्या है? काव्य के लक्षण है। तो काव्य की परिभाषा, इस बात का ख्याल रखिएगा, काव्य की परिभाषा। ठीक है मित्रों, काव्य की परिभाषा। अब आप देखिएगा, इससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो काव्य की ये जो परिभाषाएं हैं, काव्य के लक्षण हैं, 3 प्रकार के आचार्यों ने काव्य के लक्षणों को बताया। एक संस्कृत जो आचार्य हैं हमारे, है ना, उनके द्वारा, और लगभग जब हम पढ़ते हैं 200 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 17वीं शताब्दी के मध्य में जिन आचार्यों का जो बोलबाला रहा, सभी संस्कृत आचार्य ही थे। हिंदी तो 1000 ईस्वी के बाद में आई है मित्रों, है ना। तो 17वीं शताब्दी तक लगभग हम बात करेंगे। तो आप देखते हैं कि संस्कृत के आचार्य हैं, और हमने कल आचार्यों का पूरा जो है एक पूरी सारणी बनाई थी। बस उन्हीं में से कुछ प्रमुख आचार्यों के काव्य लक्षण आपके समक्ष रखेंगे, क्योंकि इतने सब की जरूरत ही नहीं है और बहुत बड़ा हो जाएगा मामला। फिर हिंदी के कुछ चुनिंदा आचार्य हैं जिन्होंने काव्य की लक्षण बताए, परिभाषाएं बताई है, उनकी हम चर्चा करेंगे। कुछ पाश्चात्य विद्वान हैं, है ना, नेट सेट में इनके बारे में भी कई बार, है ना, पीजीटी, टीजीटी और डीएसएसबी और नवोदय विद्यालय केवीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। तो जरा हम ध्यान रखेंगे। तो कुछ प्रमुख हम बात करेंगे। संस्कृत आचार्यों में आचार्य भरत मुनि, आचार्य भामह, दंडी, वामन, विश्वनाथ, जगन्नाथ, रुद्रट आदि आचार्यों के काव्य के लक्षण हम देखेंगे। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही जब हम आगे की तरफ बात करेंगे मित्रों, तो हिंदी के कुछ आचार्य हैं जिन्हें हम कहेंगे जयशंकर प्रसाद, आचार्य शुक्ल है, नगेंद्र है, सुमित्रन पंत है, प्रेमचंद जी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इनकी काव्य की भाषाओं पर हम बात करेंगे, परिभाषाओं पर। फिर इधर कॉलरिज, कार्लाइल, ड्राइडेन, हैजलित, मिल, ऐसे कुछ अंग्रेजी विद्वान हैं, उनकी काव्य की परिभाषा को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, बहुत संक्षिप्त में मित्रों, कहीं कोई घालमेल नहीं है। संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य के लक्षण क्या है मित्रों? काव्य के लक्षणों पर बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं? काव्य लक्षण पर बात कर रहे हैं। तो संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य के लक्षण क्या है मित्रों? हम आचार्य भरत मुनि की बात इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं काव्य शास्त्र के जनक के रूप में हम किसको मानते हैं? आचार्य भरत मुनि को मानते हैं, जहां से काव्य की अविरल परंपरा का प्रारंभ हुआ। वैसे काव्य शास्त्र का जो उद्गम है वो वेदों से माना जाता है मित्रों, और उसमें भी धीरे धीरे अग्नि पुराणकार की आप बात जब जानते हैं कि हर कुछ बात होती है काव्य शास्त्र की, तो अग्नि पुराणकार के अनुसार जो है नाम अज्ञात है। इनका जो ग्रंथ है मित्रों भरत मुनि का, वो नाट्य शास्त्र है। नाम से ही पता चलता है कि ये कवि नहीं है, नाटककार ज्यादा है ना, क्योंकि ग्रंथ का नाम ही नाट्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र के कोई जनक माने गए हैं, और काव्य के कोई विशेष लक्षण नहीं दिए गए, है ना, कोई बहुत बड़े विशेष लक्षण नहीं दिए काव्य के इन्होंने, क्योंकि ये मूलतः क्या थे? नाटककार थे मित्रों, मूलतः क्या थे? नाटककार थे। फिर भी इन्होंने नाट्य शास्त्र में कहीं कहीं पर काव्य के बारे में लिखा है। उसमें से एक छोटा सा पद यहाँ लिख रहे हैं, पंक्ति लिख रहे हैं, अर्थ क्रियोपेतम काव्यम। इन्होंने एक पंक्ति लिखी है, अर्थ क्रियोपेतम काव्यम,
अर्थ एवं क्रिया युक्त रचना काव्य है, ऐसा कहा। क्रिया का अर्थ क्या होता है? अभिनय। बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आचार्य भरत मुनि से बात को प्रारंभ जरूर किया हमने, है ना, तो आप चिंता नहीं करें, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहां जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने आचार्य भरत मुनि की बात को देख लिया कि ये मूलतः नाटककार हैं मित्रों, ठीक है। और कहीं न कहीं आप देखिए नाट्य शास्त्र का बहुत महत्व है और काव्य शास्त्र के जनक भी माने गए हैं। यहीं से अविरल काव्य की परंपराओं का प्रादुर्भाव हुआ है और काव्य के कोई विशेष लक्षण इनके द्वारा नहीं दिए गए हैं। एक छोटी सी बात को हम यहाँ पर कोट कर रहे हैं, अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, यानी अर्थ एवं क्रिया से युक्त रचना जो है वही काव्य है। यहाँ क्रिया शब्द का अर्थ उनका अभिनय से लिया गया है, तो अभिनय से क्रिया शब्द का अर्थ लिया गया है। तो मित्रों यहाँ तक आप इस बात को समझ गए होंगे। अब मित्रों वैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा लिखने में आप देखिएगा अग्नि पुराणकार से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। अग्नि पुराणकार ने जो लक्षण बताए हैं केवल हम समझ लेते हैं, हमें पूरी पंक्तियां याद हो या नहीं ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा में जब पूछे, है ना, और पूछा जाए कि अग्नि पुराणकार के अनुसार काव्य का लक्षण है या नहीं है, तो पंक्तियां दिमाग में केवल कुछ एक दो शब्दों को रखेंगे ताकि आराम से पकड़ पाए। अग्नि पुराणकार कहते हैं संक्षेपाद वाक्यम स्थार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकार गुण वद दोष वर्जितम। देखिए संक्षेपाद वाक्यम मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली ही, एक साथ संस्कृत जानते हैं, श्लिष्ट भाषा है। काव्यम स्फुरद अलंकार गुणवद दोष वर्जितम, इसको क्या कहा है? काव्य कहा है। किसने? अग्नि पुराणकार ने। इस बात को, ये जो पंक्ति है संश्लिष्ट है, इसको जरा विश्लिष्ट करते हैं तो संक्षेपात, संक्षेप में, वाक्यम, इष्टार्थम यानी जो अर्थ हम चाहते हैं, इष्ट अर्थ, व्यवच्छिन्ना, ठीक है, व्यवच्छिन्न पदावली ही, कहने का अर्थ यह है, हिंदी में आप समझे इस बात को, कि इष्ट अर्थ को संक्षेप में व्यक्त करने वाली, इष्ट यानी चाहे गए अर्थ को संक्षेप में व्यक्त करने वाली अविच्छिन्न पदावली, है ना, जो ज्यादा विच्छिन्न नहीं है, है ना, अलग अलग नहीं है, अविच्छिन्न पदावली से युक्त काव्य है जिसमें अल्प मात्रा में अलंकार है। स्फुरद का मतलब कम, अलंकार है जिसमें अल्प मात्रा में अलंकार है, ये गुणों से युक्त होता है। और गुणवद दोष वर्जितम, यानी ये जो वाक्य है वो क्या होता है? गुणयुक्त होता है और दोष रहित होता है। उसी को हम क्या कह सकते हैं? काव्य कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से संक्षेप शब्द अगर आप दिमाग में रखेंगे तो हमारा अग्नि पुराणकार क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रथम बार काव्य के लक्षण अगर कहीं अपने पूछा जाए कि प्रथम बार काव्य के लक्षण किसने दिए थे मित्रों, तो अग्नि पुराणकार द्वारा प्रथम बार काव्य के क्या दिए गए? लक्षण दिए गए मित्रों। ये कहीं के आचार्य भरत मुनि से भी पुरानी बात है मित्रों। फिर देखिए, तो ये हो गया अग्नि पुराणकार के अनुसार। उसके बाद मित्रों हम देखते हैं कि हमारे पास 6ठी शताब्दी में एक आचार्य हुए, आचार्य भामह, बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हुए। और आपका जो ग्रंथ है मित्रों आचार्य भामह का काव्यालंकार है, काव्य शास्त्र के लक्षण जो है उन्होंने देने का प्रयास किया है मित्रों। और उन्होंने कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम, बहुत सरल सी और सटीक परिभाषा और लक्षण है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्द जो अर्थ के सहित है वही काव्य है। यानी शब्द और अर्थ का जो सहभाव है ना, सहितो का अर्थ होता है सधनहित, यानी सहभाव है, उनका जो सामंजस्य है वही काव्य है। और आप जानते हैं कि बिना अर्थ के तो क्या शब्द ही नहीं बनता, तो काव्य कैसा बनेगा? तो शब्द और अर्थ सहित जो है वो काव्य है, शब्द और अर्थ सहित जो है वो काव्य है। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, आचार्य भामह है मित्रों। तो आपको याद रखना है शब्दार्थो, क्या याद रखोगे? अगर आप यहां से शब्दार्थों को पक्का कर लेंगे, भामह क्या कहते हैं? शब्द और अर्थ दोनों के बारे में कहते हैं शब्दार्थो। फिर मित्रों इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप देखिएगा अग्नि पुराणकार हो गए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आचार्य दंडी। मित्रों आचार्य दंडी, कल ही आपको बताया था कि दक्षिण भारत में जो है आपका जन्म हुआ आचार्य दंडी का, ठीक है। 7वीं शताब्दी के आप आचार्य हैं और आपका जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? काव्यादर्श है मित्रों। और आपने काव्य के जो लक्षण दिए वो दिए हैं, शरीर तावदार दिष्टार्थ शरीरम
तावदिष्टार्थः व्यवच्छिन्ना पदावली च, लगभग लगभग मिलता हुआ है। शरीरम तावदिष्टार्थ, अभी हमने अग्निपुराणकार का जो वाक्य है वो देखा है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली चह, कहने का अर्थ है कि इष्ट अर्थ में, देखो दिष्टार्थ का मतलब होता है इष्टार्थ है यहाँ, है ना, इष्टार्थ यानी इष्ट अर्थ से परिपूर्ण पदावली, यानी जैसा हम चाहते हैं वैसे अर्थ से युक्त जो पदावली है वही शरीर का काव्य है या वही काव्य है। ठीक है, तो शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली चह। फिर आचार्य वामन की बात करते हैं, तो वामन क्या कहते हैं? वामन 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। तो अब यहां पर आप क्या याद रखेंगे भाई? शरीर क्यों याद रखेंगे? दंडी से याद रख लो, दंड, और दंड हमेशा कहां पड़ता है? लठ कहां उड़ता है? शरीर पर ही उड़ता है कई बार। तो किसी भी रूप में आप याद रख लीजिएगा, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। हमने भामह में शब्दार्थो याद रखा है, भामह में शब्दार्थो याद रखा है, अग्नि पुराणकार में संक्षेप याद रख रखा है। वैसे ही आचार्य दंडी, है ना, दंडी में दंड, दंड कहीं न कहीं कहां पड़ता है? शरीर पर पड़ता है। तो शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, आचार्य भामा 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आपका ग्रंथ है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। लक्षण क्या है? दोष रहितम वाक्यम काव्यम। बिल्कुल ठीक बात है, जो दोष रहित है वही सज्जन कहलाता है, जो दोष रहित है वही काव्य कहलाएगा। दोष सहित है उसको काव्य नहीं कह सकते। तो दोष रहितम वाक्यम, तो आप यहां पर कम से कम दोष शब्द को अगर कोट कर दें, है ना, वामन। और वामन जो है मित्रों, ये किसके जनक हैं? रीति संप्रदाय के जनक हैं। किसके जनक हैं? रीति संप्रदाय के। और रीति संप्रदाय में अगर आप देखें तो क्या है? गुण को विशेष आत्मा बताया। रीति की विशेष आत्मा किसको बनाया? गुण को। और गुण का जो विपरीत है वो क्या होता है? दोष है। तो कहीं न कहीं हम दोष को जोड़ रहे हैं किसके साथ? वामन के साथ। तो दोष रहितम वाक्यम काव्यम, यानी दोष से रहित वाक्य ही काव्य है। ये किसने कहा? वामन ने। और वामन कौन से? 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। फिर आप देखें मित्रों, आगे है रुद्रट, आचार्य रुद्रट 9वीं शताब्दी के आचार्य और काव्यालंकार है। आचार्य भामह के ग्रंथ का नाम भी काव्यालंकार है, याद रखिएगा। और आचार्य रुद्रट के ग्रंथ का नाम भी क्या है? काव्यालंकार ही है। अब मित्रों आप देखिए, इन्होंने लक्षण में क्या कहा? ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम। ये किसने कहा? भामह ने। ध्यान रखना, वहां शब्दार्थ शब्द पर हमने घोर किया था। और रुद्रट है मित्रों, आप देखिएगा रुद्रट, तो हम ननु शब्द पर फोकस कर दें। रुद्रट और ननु को अगर मिला लेते हैं तो रुद्रट ननु, इतना सा याद रखेंगे, रुद्रट ननु भामह शब्दार्थो वामन दोषो। तो आप सोचिए, दोष रहितम वाक्यम जो है काव्यम है। तो रुद्रट ननु का अर्थ होता है निश्चित ही, है ना, आवश्यक है। तो काव्य में शब्द और अर्थ का होना आवश्यक है। ननु शब्दार्थो काव्यम, यानी काव्य वही हो सकता है जिसमें शब्द और अर्थ वही, शब्दार्थो सही तो काव्यम ही है, कुल मिला के, घुमा फिरा के। फिर आचार्य मम्मट आप आचार्य मम्मट के बारे में अच्छे से जानते हैं मित्रों। आचार्य मम्मट बहुत महत्वपूर्ण काव्यशास्त्री आचार्य हैं। और इनके द्वारा जितनी भी जो बातें काव्यशास्त्र को लेकर कही गई है अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में, वे सभी सर्वमान्य हैं मित्रों। और इनके पास लगभग इस तरह का हुनर था कि अपनी बात को इन्होंने बहुत सारे आचार्यों से मनवा ही लिया। इनके अनुसार जो है वो काव्य की परिभाषा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। हाँ, अभी भी आप देखोगे तो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी तद दोषो शब्दार्थो सगुना वनलंकृति पुनः क्वापी, फर्स्ट ग्रेड अभी 2022। तो आप देखें, तद दोषो शब्दार्थो सगुना वनलंकृति पुनः क्वापी, उन्होंने लगभग पहले वाले लक्षणों को मिक्स कर दिया है। उन्होंने कहा कि तद दोषो यानी दोष रहित, तद दोषो, बस इसको आपको याद ही रखना है, तद दोषो मम्मट, तद दोषो यानी दोष रहित, शब्दार्थो शब्द और अर्थ से युक्त, सगुणा वनलंकृति पुनः कापी, गुणों से युक्त, है ना, सगुणा अनलंकृति ही पुनः क्वापी, सगुणा यानी गुणों से युक्त और कभी कभार बिना अलंकारों के भी काव्य हो सकता है। सगुणा वन अलंकृति ही, अनलंकृति ही। तो आप सोचिए, कभी कभी काव्य में अलंकार होने चाहिए, इनका भी कहना है, लेकिन कभी कभी बिना अलंकार के भी काव्य हो सकता है। ये काव्य का लक्षण किसने दिया है? मम्मट ने। बहुत महत्वपूर्ण आचार्य है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए मित्रों, आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के आचार्य है मित्रों। और साहित्य दर्पण आपका प्रमुख ग्रंथ है। विश्वनाथ का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? साहित्य दर्पण है मित्रों। कौन सा है? साहित्य दर्पण है। ठीक है, साहित्य दर्पण जो है वो आपका महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
तो 14वीं शताब्दी साहित्य दर्पण। लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस युक्त वाक्य ही क्या है मित्रों, काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम क्या है, रस वाक्य जो है, रस युक्त वाक्य ही क्या है, काव्यम है। तो आप देखिए यहाँ विश्वनाथ का वी है और यहाँ वाक्य का वी है। मैं तो हमेशा इसको याद रखता था वावी, कैसे याद रखता था मित्रों, वावी, है ना। तो विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकम काव्यम। फिर मित्रों महत्वपूर्ण आचार्य आते हैं, आचार्य जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के आचार्य है। रस गंगाधर आपका प्रमुख ग्रंथ है ना। और लक्षण क्या है मित्रों, रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ठीक है मित्रों, रमणार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ठीक है। तो आप देखेंगे कहीं न कहीं रमणीय अर्थ है मित्रों। और जगन्नाथ को अगर हम कह दें कि जगत, और जगत कैसा है, रमणीय है, जगत कैसा है, जगत रमणीय है मित्रों, जगत रमणीय है, तो हो गया जगत रमणीय है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य हैं, शब्द हैं, वही क्या है, काव्य है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर, यहां तक लगभग मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ठीक है मित्रों, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, करने वाले वाक्य या शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं, काव्य कहलाते हैं। आपको हिंदी अर्थ नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको अंग्रेजी वर्जन में ही सॉरी जो आपके जो लक्षण है सीधा संस्कृत में लगभग वही पूछा जाता है। परीक्षा में प्रश्न आता है रमणीयार्थकः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, किसके द्वारा दिए गए काव्य के लक्षण हैं, तो याद रखिएगा आचार्य जगन्नाथ हैं, 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं, और लगभग आचार्यों का यहाँ पर समापन होता है। काव्य लक्षण की बात करते हैं मित्रों, गागर में सागर सीरीज के अंतर्गत हम हमेशा शॉर्ट ट्रिक के अंतर्गत आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, सभा, ध्यान रखिएगा, सभा है ना, रज, रज का मतलब मिट्टी, और वावी, सभा में मिट्टी को बो दिया, है ना, फेंक दिया। तो सभा का अर्थ हुआ शब्दार्थो सहितो काव्यम आचार्य भाम, भा का अर्थ भाम है, र का अर्थ रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ज का अर्थ आचार्य जगन्नाथ, ठीक है। इसी तरह से वा का अर्थ क्या है मित्रों, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और वी का अर्थ क्या है मित्रों, आचार्य विश्वनाथ। तो सभा रज वावी, इतना सा याद रखेंगे तो ये तीन तो पक्के हो जाएंगे, सभा रज वावी, तीन पक्के हो गए। फिर देखिए मित्रों बाकी चीजें जो हमने लगभग आचार्य लिए हैं उसमें से ध्यान रखिएगा, भरत मुनि में आपको अर्थ क्रिया याद रखना है, आचार्य भामा में शब्दार्थो याद रखना है, अग्नि पुराणकार में संक्षेप याद रखना है, दंडी याद रखना है, शरीर पर दंड पड़ते हैं, ठीक है, शरीरम, ठीक है, शरीरम तावदिष्ठा, ठीक है। वामन दोष रहितम वाक्यम काव्यम, रुद्रट ननु शब्दार्थो, ठीक है। फिर देखिए मम्मठ तद दोषो, और वाक्यम रसात्मकम विश्वनाथ, और जगन्नाथ में रमणीयार्थ। तो मुझे लगता है मित्रों कि ये आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आपको ध्यान में रह जाएगा, सभा रज वावी, ठीक है, अब याद तो रह ही जाना चाहिए मित्रों। फिर आप देखिएगा हिंदी आचार्यों के अनुसार अगर हम बात करें मित्रों, तो जयशंकर प्रसाद के अनुसार हम बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद आप जानते हैं 1889 से 1937 के मध्य में आपका जीवन काल रहा, अल्पकाल के लिए ही आप इस संसार में आए थे, और आपने कहा था कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, संकल्पनात्मक अनुभूति है ना, काव्य जो है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विचार, विश्लेषण, विज्ञान और वितर्क से नहीं है। यानी बहुत सरल तरीके से उन्होंने कहा कि काव्य जो है वो क्या है, आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, बस इतना सा ध्यान रखिए, आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, अनुभूति है। तो शंकर, शंकर शब्द से संकल्पनात्मक को जोड़ दीजिएगा, ये अपनी परिभाषा पूरी हो जाए। उनकी एक रचना है काव्य कला और निबंध, एक ग्रंथ है, उसमें ये उनके द्वारा दी गई परिभाषा है। सुमित्रानंद पंत है मित्रों 1900 से 1977 ईस्वी के मध्य में, कविता हमारे जीवन के परिपूर्ण क्षणों की अनुभूति है। पंथ को परिपूर्ण क्षणों से जोड़ दीजिएगा, पंथ का प और परिपूर्ण का भी प, तो परिपूर्ण क्षणों का क्या है, क्षणों की क्या है, अनुभूति है, ये सुमित्रानंद पंत कहते हैं मित्रों। इसके बाद देखिए मुंशी प्रेमचंद क्या कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कविता जीवन की आलोचना है। तो प्रेम की आलोचना होती है मित्रों, हमेशा कोई भी संसार में प्रेम करता है तो आलोचना का विषय बन जाता है, तो प्रेम की आलोचना होती है। तो प्रेमचंद और आलोचना शब्द ध्यान रख लीजिएगा, कविता जीवन की क्या है, आलोचना है। अज्ञेय की बात करते हैं तो अज्ञेय जी ने कहा कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि वह शब्द है यानी शब्द है, कविता कुल मिला के शब्द, पहले और अंत की बात करो शब्द ही है,
तो पहले और अंत को जोड़ देते हैं, यहाँ पर मित्रों अज्ञेय की बात हो जाएगी, पहले और अंत, ठीक है, अज्ञेय हो गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो मत है मित्रों, भिखारी दास जी के मत का समर्थन करते हुए ही मत है, अंतःकरण की चित्त वृत्तियों का नाम ही कविता है। अंतःकरण की चित्त वृत्तियों का नाम ही कविता है। तो मित्रों चित्त वृत्तियों, और आप जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं कहीं न कहीं एक इस प्रकार के आचार्य रहे हैं जिन्होंने डंडे के बल पर खड़ी बोली हिंदी का जो है विकास करवाया है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी चित्त वृत्तियों, इतना सा थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तो अंतःकरण की चित्त वृत्तियों का नाम ही क्या है, कविता है। ठीक है मित्रों, फिर देखिएगा डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, रसात्मक अनुभूति ही जो है वो संकल्पनात्मक अनुभूति है, और ये रसात्मक अनुभूति, ध्यान रखना, रसात्मक अनुभूति ही काव्य की रचना है। और रस के ऊपर आपने काफी काम किया है ना डॉक्टर नगेंद्र ने। तो रसात्मक अनुभूति ही काव्य है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, केवल आप देख लीजिए, कॉलरिज ने कहा पोइट्री द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। पोइट्री जो है बेस्ट वर्ड्स है और उनका ऑर्डर भी बेस्ट है। ड्राइडेन है पोइट्री इज द आर्टिकुलेट म्यूजिक। कुल मिला के पोइट्री जो है वो म्यूजिक है। फिर कार्लाइल कहते हैं कि पोइट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट्स, वो म्यूजिकल थॉट्स है। तो यहाँ पर मित्रों आर्टिकुलेट म्यूजिक इतना याद रखिए, ड्राइडेन है ना, यहाँ रखिएगा म्यूजिकल थॉट्स है। वैसे बहुत छोटी परिभाषा है कार्लाइल। और पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, कितनी शॉर्ट स्वीट परिभाषा है मित्रों। फिर आप देखिएगा मिल कहते हैं पोइट्री इज द इंटेलेक्चुअल कलर्ड बाई फीलिंग्स, है ना। और हैजलिट कहते हैं पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशंस एंड पेशेंस, है ना। कौन कहते हैं, हैजलिट कहते हैं पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशंस एंड पेशेंस। तो ये कुछ पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार काव्य की परिभाषाएं हैं, लक्षण हैं। लेकिन आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात नहीं करें तो बातें अधूरी रह जाएगी। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती, ज्ञान दशा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था जो है वो क्या कहलाती मित्रों, रस दशा। ठीक है, और हृदय की इसी मुक्तावस्था के लिए, हृदय की इसी रस दशा के लिए, है ना, हृदय की इसी मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द का विधान करती है उसे कविता कहते हैं। कविता क्या है ना, इस निबंध में आपने कविता के बारे में ये बात लिखी है। तो कुल मिला के हृदय की मुक्तावस्था जिसको हम रस दशा कहते हैं, रस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य की वाणी जिन शब्दों का विधान करती है वे कविता या काव्य कहलाती है। तो मित्रों आशा करता हूं कि आज के इस एपिसोड में आपने काव्य शास्त्र के लक्षणों को अच्छे से समझ लिया होगा। उतनी ही बातें की हैं जो परीक्षा में आने योग्य हैं। इसके अलावा मैं इनको ज़्यादा आपके लिए कहीं आगे पीछे नहीं कर रहा हूं, है ना। आप जरूर इस बात को समझ जाएं। चलिए अब आप देखिए मित्रों, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से हमने शुरुआत की थी, देख लीजिएगा। उसके बाद हमने काव्य के लक्षण तीनों आचार्य अलग अलग प्रकार के, फिर संस्कृत आचार्य हैं हमारे, है ना, देखते रहे। अग्नि पुराणकार के अनुसार हमने बात कर ली, दंडी जी के अनुसार, वामन के अनुसार हमने बात कर ली, मम्मट के अनुसार। ठीक है मित्रों, इसी तरह से आप देखेंगे आगे है काव्य लक्षण गागर में सागर सीरीज है। ठीक है, हिंदी आचार्य आपने देख ही लिए मित्रों, ठीक है, देख लीजिए। और अंग्रेजी के आचार्यों की भी कविताएं आपने परिभाषाएं देख ली है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ हम हमारी कक्षा का समापन करते हैं। आपके कमेंट, आपके शेयर, आपके लाइक जो हैं मुझे इस तरह की कक्षाओं को लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो निःशुल्क में मिलने वाली इन कक्षाओं को जरूर आप प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। पहली बार अगर आप इस चैनल पर पधारे हैं तो उदयपुर मेवाड़ से इस चैनल का आगाज है और ये हिंदी की यात्रा में बस आप भी सहभागी बनिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।